नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, भाई और बहनों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, मैं आज आपके लिए एक और फिर से नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लाया हूँ, हिस्ट्री से रिलेटेड यूपी ट्रिपल एससी पैट के ऊपर। आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी में आपके काम आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए। तो देखिए, आज की ये जो वीडियो है ये है आपके नेक्स्ट टॉपिक यानी गुप्त वंश को लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके सिर्फ सिलेबस में जो है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में दे रखा है, सिलेबस में है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे आज की वीडियो में, और थोड़ा सा बेसिक उससे पहले का हम आपको बता देंगे। तो चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी वीडियो। तो देखिए, जो गुप्त शासक यानी गुप्त साम्राज्य जो था वो आपका जो था वो रहा था आपका जो है 275 से 550 ईसा पूर्व तक रहा था। आपके सामने लिखा आ जाए ये 275 या 240 लिखा आ जाए तो ये भी सही माना जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं 240 भी दे रखा है। तो हम कह सकते हैं 240 से 275 ईसा पूर्व से लेकर 550 ईसा पूर्व तक ये साम्राज्य चला। देखिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, श्रीगुप्त जो है इस वंश का संस्थापक था और जो है उसने महाराज की उपाधि ग्रहण की थी। उसके बाद हुआ क्या था, प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया है। तो देखिए, मैं थोड़ा बेसिक इसीलिए बताऊं क्योंकि कभी कभी बेसिक से भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि किसने इसकी स्थापना की थी। श्रीगुप्त का राज्य प्रयाग, साकेत एवं मगध के कुछ भागों पर था। तो है ना अच्छी बात, ये मगध के कुछ भागों पर था। इस सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसके लिए 24 गांव दान दिए गए थे। यानी एक मंदिर के लिए उसने 24 गांव दान दे दिए थे। और देखिए, जो मंदिरों की शुरुआत हुई थी वो गुप्त काल से ही स्टार्ट हो गई थी। तो देखिए, जो श्रीगुप्त था वो संस्थापक था, उसके बाद घटोत्कच उसका बेटा आया था। फिर असली नींव जो रखी थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने रखी थी। वास्तविक संस्थापक जो था वो ये था आपका चंद्रगुप्त प्रथम, जो था गुप्त वंश का शासक। इसका शासनकाल कब से कब तक था, 319 से 335 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, ये तीसरा एवं प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसको महाराज ध्वज की उपाधि दी गई थी। देखिए, ये जो उपाधि वाले क्वेश्चन आ जाते हैं सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन की दृष्टि से और एग्जाम की दृष्टि से भी। तो जितनी भी उपाधि हैं वो सब आपको याद रखनी चाहिए। बात करते हैं हम आगे। नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर दहेज में वैशाली राज्य के रूप में प्राप्त कर लिया था, जिससे उसकी राजनीतिक शक्ति और ज़्यादा बढ़ गई यानी विस्तार हो गया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण की स्मृति में 319 बीसीसी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था, रजत चांदी का इस्तेमाल किया था, सिक्के भी चलवाए थे। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यकाल में ही समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। अब हम पढ़ते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, जो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, जिसने 335 से 380 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। लेकिन आप देखिए कहीं कहीं ये 375 भी लिखा आ जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, 375 लगा दीजिएगा अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है। समुद्रगुप्त ने अशोक की शांति एवं आक्रमण नीति के विरुद्ध इसने कैसी नीति अपनाई थी, हिंसा एवं आक्रमण की नीति अपनाई थी। दिग्विजय की योजना बनाई थी। प्रयाग परिस्थिति के अनुसार इस योजना का ध्येय क्या था, धरणी बंध, जिसका अर्थ है भूमंडल को बांधना। तो देखिए, ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, ये एक दो बार पूछा भी गया, ज़्यादा तो नहीं पूछा गया कि धरणी बंध का अर्थ क्या होता है, भूमंडल को बांधना। वह स्वयं को लिच्छवी दोहित्व कहने पर गर्व का अनुभव करता था। उसका राजकवि हरिशेन था, जिसका रचित इलाहाबाद, उसने इलाहाबाद स्तंभ का अभिलेख रचित किया था। समुद्रगुप्त की क्या है, विजयों का उसने वर्णन किया है। यह अभिलेख अशोक के अभिलेख के स्तंभ पर ही लिखा गया है, यानी अभिलेख का जो अशोक स्तंभ था उस पर ही लिखा गया है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने क्या किया था, धरणी बंध, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला और पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि ग्रहण की थी। तो मैंने भी आपसे क्या कहा था, ये जितने उपाधि वाले आपके क्वेश्चन आ जाते हैं ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। समुद्र द्वारा विजित प्रदेशों को 5 भागों में विभाजित किया गया था। वो कौन कौन से थे, पहला समूह में क्या था, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था, जिन्हें पराजित करके उन्हें राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। द्वितीय समूह में क्या था, पूर्वी हिमालय के राज्य थे और कुछ जो थे आपके सीमावर्ती राज्यों के क्षेत्र जैसे नेपाल, असम और बंगाल। तृतीय समूह आपके क्या थे, आठविक राज्य जो विंध्य क्षेत्र में स्थित वन क्षेत्र थे। चतुर्थ समूह में कौन कौन से थे, पूर्वी दक्कन का भाग था, दक्षिण भारत के 12 शासक थे।
जिन्हें पराजित करके बाद में उसने छोड़ दिया था। और समुद्रगुप्त तमिलनाडु में कांची तक पहुंचा, जहां पल्लवों ने गुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। पांचवा समूह शकों और कुषाणों को, जिनमें से कुछ अफगानिस्तान में शासन थे। ऐसा कहता है समुद्रगुप्त ने धराशायी कर दिया था, नहीं हरा दिया था, तथा दूर दूर तक के शासकों को अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद समुद्रगुप्त के साम्राज्य में कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, सिंध एवं गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत सम्मिलित था। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत आर्यवर्त के 9 शासकों को पराजित किया था। पराजित राजाओं में अच्युत नागसेन तथा गणपति नाग प्रमुख थे। इसने क्या किया था, इलाहाबाद की प्रशस्ति प्रशंसनात्मक अभिलेख से ही पता चलता है कि समुद्रगुप्त कभी कोई भी युद्ध नहीं हारा था, यानी उसने कभी हार नहीं मानी और हारा ही नहीं था वो। इस बहादुरी एवं युद्ध कौशलता के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और देखिए भारत का नेपोलियन की उपाधि उसको किसने दी थी, विंसेंट स्मिथ ने दी थी। समुद्रगुप्त ने सैन्य विजय के बाद क्या किया था, एक अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अश्वमेध कर्ता की उपाधि जिसके कारण उसको मिली, यानी धारण उसने कर ली थी। वह एक उच्च कोटि का कवि भी था। उसने कविवाज नाम से कई कविताएं भी लिखी थी। एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है। एक चीनी शोध के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास क्या किया था, अपना दूत भेजा था। अनुमति प्राप्त हो गई। यह मंदिर एक विशाल मठ के रूप में उभर के आया था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम महेंद्र मिलता है। समुद्रगुप्त का शासनकाल जो था राजनीतिक एवं उत्कर्ष का काल माना जाता है। समुद्रगुप्त का उसका बड़ा पुत्र रामगुप्त गुप्त वंश का अगला शासक बना, किंतु वह एक अयोग्य शासक साबित हुआ। जब शक राजा ने रामगुप्त को अपनी पत्नी ध्रुव देवी को देने को विवश कर दिया था, तो उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, स्त्री वेश में शक राजा की हत्या कर दी थी और जो है रामगुप्त का भी वध कर दिया था और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर स्वयं सिंहासनरूढ़ हो गया। देखिए विशाखादत्त देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक में रामगुप्त नामक शासक का भी उल्लेख मिलता है। रामगुप्त के बारे में बाणभट्ट की हर्षचरित्र तथा राजशेखर की काव्य मीमांसा से जानकारी हमें मिलती है कि अब देखिए अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की प्रधान रानी महिषी दत्त देवी से उत्पन्न चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईसा पूर्व के लगभग शासक बना था। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम देवराज या देवगुप्त था। हालांकि धाव नाम से भी उसका उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी, लेकिन उसका प्रसिद्ध नाम क्या फेमस होता, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सचिव जो था एवं संधि विग्रहिक वीरसेन शैव धर्मावलंबी था, जबकि उसका सेनापति आम्रकादव जो है बौद्ध धर्म को अपनाता था, मानता था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ क्या था, साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच गया था। उसने वाकाटक, नागवंश, कदम्ब राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। नागवंश की जो राजकुमारी थी कुबेर नागर से उसका विवाह हुआ था। उसके उपरांत उस राजकुमारी प्रभावती गुप्त का जन्म हुआ था, जिसका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक ब्राह्मण जाति के वाकाटक वंश के राजकुमार किससे किया था, रुद्रसेन से कर दिया था, जो कि मध्य भारत पर शासन करता था। राजकुमार की मृत्यु हो गई तो उनके अल्पायु बेटे ने उत्तराधिकार संभाला था, यानी कम एज का था वो। जो उनकी पत्नी थी प्रभावती अप्रत्यक्ष शासक बन गई थी। अपने पिता चंद्रगुप्त के हितों को बढ़ावा देने के लिए चंद्रगुप्त ने क्या किया था, मध्य भारत में वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष शासन किया था। इसका कारण यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुषाणों से मथुरा को जीत लिया था और साथ ही लगभग 4 शताब्दियों तक शक क्षत्रपों के अधीन रहे थे। पश्चिमी मालवा और गुजरात पर कब्जा भी कर लिया। उसने शक शासक रुद्रसेन तृतीय को पराजित कर शकावी एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। मालवा और उसका प्रमुख शहर उज्जैन समृद्ध हुआ। उज्जैन को चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बना लिया था। पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। शकों पर विजय के परिणाम स्वरूप पश्चिमी समुद्र के तट के प्रसिद्ध बंदरगाह भृगु कच्छ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिसके उपलक्ष्य में उसने क्या किया, चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। विष्णु पुराण और वायु पुराण जैसे पुराणों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौशल, पुंडू, बंगाल तथा ताम्रलिप्ति तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। दिल्ली में जो मेहरौली के पास कुतुब मीनार है,
उसके पास स्थित लौह स्तंभ पर चंद नाम उत्कीर्ण है, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय माना जाता है, जिसके मुताबिक पश्चिमी भारत एवं बंगाल के अधिकांश भागों पर उनका आधिपत्य था। अब देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी, उसके दरबार में 9 दरबारी थे, जिन्हें हम क्या कहते थे, नववतन बोल सकते हैं या आप नौवतन बोल सकते हैं, कुछ भी आप उसको संज्ञा दे सकते हैं। एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से कौन सा चंद्रगुप्त जो है दरबार का नववतन नहीं था, या 9 वतनों में से एक नहीं है, या कौन सा है, या तो नहीं पूछेगा या कौन सा है, या 3 ऑप्शन दे देगा, उपयुक्त सभी हैं। पहला जो है वो कालिदास है। संबंध किस क्षेत्र से था उनका, नाटक एवं काव्य से था। उनकी विशेष कृषि अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत हैं, ये आपकी हो गई। नेक्स्ट है आपका धन्वंतरी, ये चिकित्सा से संबंधित है, औषधि और आयुर्वेद के ज्ञाता थे ये। अगला है आपका छपड़क, ये ज्योतिषी विद्या से रिलेटेड रखते थे, ज्योतिष शास्त्र में वो संभालते थे, ये कृति लिखी थी इन्होंने। सेकंड है अमर सिंह, ये शब्दकोश से क्षेत्र से संबंधित थे, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, संहिता और अमरकोश। फिफ्थ थे शंकु, किस क्षेत्र से संबंधन का, शिल्पशास्त्र से, वास्तुकला नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। वेताल भट्ट, ये जादू से संबंधित थे, ये मंत्रशास्त्र इन्होंने लिखा है। अगले हैं हविष्यण, ये कवि थे, कविताएं लिखते थे। अगले हैं आपके वावमेर, ये खगोल विज्ञान से संबंधित थे, ज्योतिष व्रत संहिता इनकी बुक है। नवे हैं वरुचि व्याकरण, यानी व्याकरण संस्कृत के ये ज्ञाता थे, तो इस पर इन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो ये इनके 9 वतन हो गए। चंद्रगुप्त सेकंड या द्वितीय का काल साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके शासक में चीनी बौद्ध यात्री फायान 399 ईस्वी में भारतीय आया और 414 तक रहा था भारत में वो। इसके पश्चात हुआ क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र जो है कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बना था। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये तो थी थ्योरी आपकी जो है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को लेकर, क्योंकि आपके पैट के सिलेबस में यही 2 देवक हैं, गुप्त वंश के जो राजा थे। बाकी आपको डिटेल पढ़नी है तो मैं हल्की डिटेल आपको पीडीएफ में दे दूंगा। हम आगे बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, हम सॉल्व करेंगे जो पिछली विगत कई परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अलग अलग मैं छांट के आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। और एक बात तो आपको बता दूं मैं आपको, अगर क्वेश्चन का बीच में नंबर गायब हो जाए तो वो नंबर समझ लेगा कि गुप्त वंश के ही क्वेश्चन थे, लेकिन जो आपके सिलेबस में है आपका समुद्रगुप्त और जो है चंद्रगुप्त, वही क्वेश्चन इसमें मैं लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, पहला प्रश्न है ये आपका, तो ये था श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है गुप्त किसके समान थे, यानी समान थे, उसमें गुप्त साम्राज्य हुआ था तो उसके साथ साथ और किसका साम्राज्य चल रहा था, वो कुषाणों का चल रहा था। तीसरा क्वेश्चन है आपका गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे महाराजा आएगा आपका, यानी क्या आएगा, महाराजाधिराज। तो ये याद रखिएगा आपको, किस शासक ने उपाधि धारण की थी इसकी, तो जो इसकी उपाधि धारण की थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। और चंद्रगुप्त प्रथम ने कब से कब तक राज्य किया था ये मैं आपको बता चुका हूँ। बता दीजिए मेरे प्रिय साथियों, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है 319 से 335 ईसा पूर्व तक राज्य किया था आपका। अगला प्रश्न, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था, वो कौन थे, वो थे आपके आर्यभट्ट। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी वजह से भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है, तो किसको पुकारा है, यानी समुद्रगुप्त को पुकारा। क्योंकि वो क्यों कहा था उसे, क्योंकि उसने जितने भी युद्ध लड़े थे वो एक भी नहीं हारा था उसमें, उसने सब पे विजय प्राप्त की थी। और देखिए ये आपका जो वी.ए. स्मिथ आ जाता है और कहीं कहीं आपका विंसेंट स्मिथ भी आ जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा, विंसेंट स्मिथ। तो ये आप दोनों नाम याद रखिएगा। और देखिए समुद्रगुप्त ने कब से कब तक राज्य किया था ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये इसने किया था 335 से कब तक किया था, 375 तक इसने राज्य किया था। अगला प्रश्न, गुप्त शासकों की सरकारी दवाई भाषा क्या थी, तो इनके टाइम में संस्कृत थी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 40 नंबर आ गया। मैंने आपसे क्या कहा था, वो पूरे गुप्त वंश के क्वेश्चन थे, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है उसी पर हम क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और ये भारत जो है कब से कब तक रहा था फायन आपका, ये रहा था 399 ईसा पूर्व से लेकर 414 ईसा पूर्व तक रहा था। और फायन जो है कहाँ का था, ये आपका चीनी यात्रा था, यानी चाइना से आया था। गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था, इसमें से कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमिकर, साहित्यिक कार्य के संरक्षण। तो गुप्त वंश कला एवं स्थापत्य कला के लिए फेमस था। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं, तो ये आपके गुप्त काल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकीय थे, तो कवि कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकीय थे। अगला प्रश्न,
भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? गुप्त काल था। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हुआ है आपका। ये जितने भी क्वेश्चन है मेरे पे साथियों, ये सब विगत पूछी गई परीक्षाओं के प्रश्न है, एक भी इसमें बाहर नहीं, कोई नया क्वेश्चन नहीं है इसमें। फायन कहाँ का निवासी था? ये मैंने आपको बताया था कहाँ का था, ये चीन का निवासी था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? तो देखिए कविराज समुद्रगुप्त को किया गया था, क्योंकि उसको संगीत का शौक था, उसने कविताएं भी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो देखिए कब धारण की थी? जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर दिया था, उनका उन्मूलन कर दिया था, तब उसको पराजित करने के बाद ही विक्रमादित्य को ये उपाधि दी गई। अगला प्रश्न, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो ये गुप्त काल से शुरुआत हुई थी। मैंने आपको बताया था ना कि मंदिर बनाने की शुरुआत जो है वो गुप्त काल से शुरू हो गई थी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय में खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे? देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। तो चांदी के सिक्के कब जारी किए थे? जब इन्होंने क्या किया था? बाल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद। अगला प्रश्न, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन किसको माना जाता था? तो ये विष्णु भगवान को माना जाता था। 36 क्वेश्चन है आपका, फायन और हेनसांग ने के राज्य को देखा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। अगला प्रश्न, धन्वंतरी कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार में नवरत्नों में से एक थे, जो एक प्रसिद्ध क्या थे? चिकित्सक थे। अगला प्रश्न है आपका, अजंता की गुफा में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? ये वाला क्वेश्चन 6 से 7 बार रिपीट हो चुका है, कई एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न, फायन द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का नहीं मिलता, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, या बौद्ध मंदिर स्तूपों एवं विहारों का। तो यानी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का नहीं मिलता है। गुप्त स्थापत्य कला का सबको निम्न मंदिर में कौन सा है? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। तो ये है आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न, अमरकोश शब्द के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? जो मैंने आपको बताया था ये नवरत्नों में से एक थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न, आपका गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये राजतंत्रात्मक थी, यानी राज करते थे, यहाँ पर उनकी अधीनता स्वीकार कीजिए नहीं तो लड़ाई करिए, ये चीज थी। अगला प्रश्न, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये चंद्र की स्मृति में हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये आपके प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है, जो वहां पर है। अगला प्रश्न, गुप्त संवत 319-20 का प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये किसको जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने इसीलिए लिया है प्रथम का, ये भी 3 से 4 बार आपका पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक के दरबार का कवि था? तो किसका था? ये समुद्रगुप्त के दरबार का कवि था। अगला प्रश्न है आपका, कालिदास द्वारा रचित माल विकाग्निमित्र नाम का नायक कौन था इसका? तो इसका नायक कौन था? ये अग्निमित्र था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला प्रश्न, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या था? कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, सारनाथ के धमिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये आपका गुप्त काल में हुआ था। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो ये गुप्त युग है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये नालंदा से रिलेटेड पूछा गया आपका, ये भी आपका 3 से 4 बार आ चुका है। अगला प्रश्न, गुप्त काल को सोने की मुद्रा कहा जाता था? तो किसको कहा जाता? दिनार को कहा जाता था सोने की मुद्रा। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो ये उपज का 6वां भाग लोगों को देना पड़ता था, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं के सी सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश के बाग थार जगह हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। गुप्त वंश ने कब तक शासन किया था? 319 से 500 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। देखिए इसको आप बीच का मत मानेगा, ये इन्होंने शासन कब से कब तक किया था? मैंने आपको बताया था 275 से 500 ईसा पूर्व को, तो ये बीच में दे दिया है, ये 319 और 500 इसी के बीच में आ रहे हैं, आप देख लीजिए। तो इसका इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो ये गुप्त काल में ही जारी किए गए थे। अगला प्रश्न, यूरोपीय भाषा में अनुवादित भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो ये है अभिज्ञान शकुंतलम। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये आपका एवं अभिलेख से मिलता है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है?
तो ये बयाना भरतपुर से हमें मिले हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका। किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो किसने की थी जिसको माना जाता है इसका संस्थापक? तो कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 से 5 बार आ चुका है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला एवं साहित्य का महाकेंद्र कौन सा था? तो ये उज्जैन था। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो ये किसकी होती है? अभिज्ञान शकुंतला में होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये आपका कम से कम 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो ये क्या है? गुप्त काल को है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो ये था सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। ये इनके पतन का कारण नहीं था, बाकी सभी इनके पतन के कारण थे जो भी दिए गए हैं। निम्नलिखित में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के से बराबर संख्या थी? तो ये थी आपकी गुप्त काल में। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो इसमें से जानकी हवन कालिदास ने नहीं लिखा था। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो ये गुप्त राज्य हुआ था, गुप्त साम्राज्य। और देखिए हूणों का आक्रमण किसके टाइम में हुआ था? ये आपके कुमारगुप्त के समय में ये हूणों का आक्रमण हुआ था। और कुमारगुप्त ने कब से कब तक शासन किया था? ये इसने 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया था। ये भी आप याद रखिए। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो ये किसने करवाया था? ये समुद्रगुप्त ने करवाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये भी 4 से 5 बार पूछा जा चुका है मेरे प्रिय साथियों। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो वे थे आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किस चीज से है? तो ये इनका चिकित्सा से है। अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी? तो ये किसने की थी? ये कुमार समुद्रगुप्त ने की थी इसमें। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वराज जो था सभी राजाओं को उखाड़कर फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। किसने अंतिम शक शासक कुतुब सिंह की तथ्य को पराजित कर उसकी हत्या कर शवों को अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। अगला प्रश्न है, गुप्त राजा ने जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण थी वो कौन था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ जो है वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? क्योंकि उसकी जंगरोधक क्षमता बढ़ती जा रही है इसके कारण। अगला प्रश्न आपका, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट का उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये बाघ गुफाएं हैं, वहाँ पर ये उपलब्ध है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये लंबा है हालांकि फिर भी ये 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो मेरे प्रिय साथियों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले थ्योरी सेक्शन समझाया, फिर आपको इंपॉर्टेंट विगत वर्षों के क्वेश्चन करवाए जो आ चुके हैं परीक्षा में। और देखिए आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और ज़्यादा भी प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। तो कैसी लगी वीडियो? हम आपके लिए बहुत मेहनत से कहाँ से छाट के वीडियो बनाते हैं। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल बीबीटी नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा उन भाइयों तक शेयर कर दीजिए जो नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपका चार्ज नहीं लगवा शेयर करने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कर दीजिए और साथ के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। जैसे आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे बीबीटी नॉलेज तो इस तरह आपको दिखाई देगा टेलीग्राम पर लोगो, उस पर क्लिक करिए और ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। उस पर हम आपको नोटिफिकेशन डालते रहते हैं, क्योंकि देखिए हर चीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं समझाई जाती है। तो कुछ चीज़ें हम लेटेस्ट अपडेट जो होती है वो आपको टेलीग्राम पर भी डाल देते हैं, कोई भी न्यूज़ हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी बात हो तो चलिए अब मैं ख़त्म करता हूँ अपनी वीडियो। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले आप कमेंट ज़रूर करिए। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि शायद आपको थ्योरी पसंद नहीं आई, आपको वीडियो लंबी लगती है। देखिए अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो और क्वेश्चन भी करें तो वीडियो हल्का सा लंबा होगा, फिर भी आप कमेंट करिए। अगर आपको दोनों चीज़ चाहिए तो मैं दोनों बताऊंगा। तो चलिए अब मैं ख़त्म करता हूं अपनी वीडियो। अगली वीडियो के साथ, सूचना के साथ या नोटिफिकेशन के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।